हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, यूपी पीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मतलब आपको बताना है इसमें से कौन सा मैच नहीं है। ऑप्शन ए दिया है एडवेंचर्स इन एंथ्रोपोजेशन, गैया विंसी की पुस्तक है। ऑप्शन बी दिया है हिस्ट्री ऑफ अर्थ, एंड्रू स्कॉट की पुस्तक है। ऑप्शन सी दिया है द एंड ऑफ नेचर, बिल मैकीबेन की पुस्तक है। और ऑप्शन डी दिया है अ इनहेबिटेबल अर्थ, डेविल वेल्स की पुस्तक है। तो बताइए इनमें से कौन सी मैच नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिस्ट्री ऑफ अर्थ, एंड्रयू स्कॉट की पुस्तक नहीं है। बाकी जो लिखा है एडवेंचर इन द एंथ्रोपोजन, गैया विंसी की पुस्तक है। द एंड ऑफ नेचर, बिल मैकबेन की पुस्तक है। आ अनहिबिटेबल अर्थ, डेविड वेलिस की पुस्तक है। सिर्फ ऑप्शन बी मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें भी आपको बताना है कौन सी पुस्तक मैच नहीं है। आज स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी 1952 में आई थी, एमजे लेवी की पुस्तक है। दूसरा है ऑप्शन बी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में आई थी, मेलिनवॉस्की की पुस्तक है। ऑप्शन सी दिया है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1949 में आई थी, टी पार्सन्स की पुस्तक है। और ऑप्शन डी दिया है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949 में आई थी, आर के मॉर्टन की पुस्तक है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा मैच नहीं है। बाकी सारे मैच है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये बी मेलिनवॉस्की की पुस्तक नहीं है, जबकि किसकी है, ये है रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है। रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है। बाकी पुस्तकें लिखी है द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, एमजे लेवी की पुस्तक है, ये भी सही दिया है। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, टी पार्सन की पुस्तक है, ये भी सही है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, आर के मॉर्टन की पुस्तक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार के दो स्वरूपों, जन्ममूलक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, और प्रजनन मूलक परिवार जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है। ऑप्शन ए जेपी मर्डॉक, ऑप्शन बी एस सी दुबे, ऑप्शन सी चार्ल्स विनिक और ऑप्शन डी मजूमदार एवं मदार। तो बताइए इनमें से जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार की बात कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जेपी मर्डॉक। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है द सोशल स्ट्रक्चर, नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का आरक्षण संरक्षण अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस तिथि में भारत में लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 2005 को, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन सी है 26 अक्टूबर 2006 को, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था 2005 में, ये कब इन्फोर्स में आया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 2006। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि क्षितिज एवं समय का महत्व कम नहीं हो रहा है बल्कि कुछ अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस ने कहा है, ऑप्शन बी मैनुअल कैसल ने कहा है, ऑप्शन सी फ्रैंक वेबस्टर ने कहा है, और ऑप्शन डी जेन बेन डीज ने कहा है। तो बताइए ये किसका कथन है कि जो क्षितिज है या समय है, मतलब स्पेस एंड टाइम आर बिकमिंग नॉट लेस बट इम्पॉर्टेंट इन नेटवर्क सोसाइटी। अगर आपको पता है नेटवर्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मैनुअल कैसल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से वर्चुअल कम्युनिटी सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए चार्ल्स फुले, ऑप्शन बी हॉवर्ड रेनगोल्ड, ऑप्शन सी मेकाइवर और पेज और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। वर्चुअल कम्युनिटी, इसमें आप देख सकते हैं हिंदी में भी वर्चुअल कम्युनिटी ही लिख के दिया है और इंग्लिश में भी वर्चुअल कम्युनिटी ही लिख के दिया है, पर इसकी जो हिंदी होती है वर्चुअल कम्युनिटी की वो होता है आभासी समुदाय। तो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के टर्म पता होने जरूरी होते हैं। तो बताइए आभासी समुदाय वर्चुअल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हॉवर्ड रेनगोल्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सबसे पुराना साइबर कानून है? ऑप्शन ए कंप्यूटर धोखाधड़ी एवं दुरुपयोग अधिनियम, ऑप्शन बी है सूचना तकनीकी संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी है सूचना तकनीकी अधिनियम और ऑप्शन डी है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। आपको बताना है कि सबसे पहला कानून भारत में कौन सा आया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कंप्यूटर धोखाधड़ी एवं दुरुपयोग अधिनियम। ऑप्शन ए राइट होगा। बाकी सूचना तकनीकी संशोधन अधिनियम ये सब 2000 के अंतर्गत सारे आए हैं, इसलिए ये सारे न्यू हैं। बाकी ये कंप्यूटर वाला पहले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैतिक अर्थव्यवस्था मतलब मोरल इकोनॉमी की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी ईपी थॉमसन, ऑप्शन सी कॉटिल और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए नैतिक अर्थव्यवस्था मतलब मोरल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इनमें से किसने दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो है ऑप्शन बी ईपी थॉमसन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलरिज्म की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन बी जर्मी फ्रांसिस रोडेल के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है जॉर्ज जेकब होलियाक के द्वारा और ऑप्शन डी दिया जीपी मर्डॉक के द्वारा। तो बताइए धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रयोग की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी जॉर्ज जेकब होलियाक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है, मतलब ये सारे आंदोलन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें ईयर गलत लिखा हुआ है। आर्य समाज आंदोलन की स्थापना 1875 में हुई थी। ब्रह्मो समाज आंदोलन की स्थापना 1828 में हुई थी। हरे कृष्णा आंदोलन 1966 में हुआ था और रामकृष्णा आंदोलन 1860 में हुआ था। तो बताइए इनमें से कौन सा मैच नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी रामकृष्ण मूवमेंट। इसकी स्थापना 1897 में हुई थी, ना कि 1967 में। तो इसका जो सही ईयर होगा वो होगा 1897। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, दयाराम सरस्वती ने किया था। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। हरे कृष्णा आंदोलन 1966 में हुआ था। रामकृष्ण आंदोलन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक शोध कार्य मूलतः वह होता है कि बेसिक रिसर्च इज दैट विच इसेंशियली, ऑप्शन ए व्यवहारिक हो, वर्णात्मक हो मतलब प्रैक्टिकल हो और डिस्क्रिप्टिव हो, ऑप्शन बी दिया है ग्राहक से प्रेरित हो, क्लाइंट से ड्रिवन हो, ऑप्शन सी दिया है वर्तमान ज्ञान को विस्तार करने वाला हो, जो हमारा नॉलेज है करेंट का उसको एक्सपेंड करने वाला हो, ऑप्शन डी दिया है प्रौद्योगिकी में उन्नति देने वाला हो, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बताइए बेसिक रिसर्च किससे रिलेटेड होती है, ये क्या करती है? तो ये क्या करती है? ये हमारी जो करंट नॉलेज है उसको क्या करती है? एक्सपेंड करती है, बढ़ाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर स्क्वायर एक सांख्यिकी माप है जिसका मान किनके बीच होना चाहिए? ऑप्शन ए 0 और -1 के बीच, ऑप्शन बी है +1 और 0 के बीच, ऑप्शन सी दिया है +2 और -4 के बीच और ऑप्शन डी दिया है -2 और +3 के बीच। तो बताइए आर स्क्वायर एक सांख्यिकी माप है मतलब क्वांटिटी मेजरमेंट करता है, इसका माप हम किनके बीच करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी +1 और 0 के बीच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक चर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए लिंग मतलब सेक्स, ऑप्शन बी धर्म रिलीजन, ऑप्शन सी है जाति कास्ट, ऑप्शन डी है जनसंख्या पॉपुलेशन। तो आपको बताना है इनमें से गुणात्मक चर का उदाहरण कौन सा नहीं है। बाकी सब क्या है, क्वांटिटेटिव है मतलब परिमाणात्मक चर से रिलेटेड है, और इनमें से एक है जो गुणा नहीं, इनमें से बाकी जो है वो गुणात्मक चर से रिलेटेड है और एक है जो परिमाणात्मक चर से रिलेटेड है। बताइए कौन सा होगा वो। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, कम ज़्यादा बता सकते हैं कि कितनी 1000 जनसंख्या है, 1 लाख है या 10 लाख है, पर लिंग को मेजर नहीं किया जा सकता, धर्म को मेजर नहीं किया जाता, जाति को मेजर नहीं किया जा सकता। ये क्या है, गुणात्मक चर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क और ऑप्शन डी थिसॉरस। तो बताइए इसमें से कौन सा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी थेसर्स। ये क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी आपका कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया और ट्रेडमार्क, ये तीनों ही क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अन्वेषक किसी दिए गए क्षेत्र के लिए जनगणना डेटा का अध्ययन करता है और एक लेख तैयार करता है, या है एक ऑप्शन ए शोध रिपोर्ट है, ऑप्शन बी थीसिस है, ऑप्शन सी लेख है और ऑप्शन डी शोध पत्र है। एन इन्वेस्टिगेटर स्टडीज अ सेंसर डेटा फॉर अ गिवन एरिया एंड प्रिपेयर्स अ राइट अप, इट इज अ कॉल्ड। बताइए इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे आर्टिकल मतलब लेख कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि शोध के अंतर्गत कई चीजें गलत हो सकती है जो कि शोध को अवरोधित मतलब रोक देती हैं, अतः एक शोधार्थी हेतु निम्न में से क्या नितांत आवश्यक है? ऑप्शन ए लचीलापन और दृढ़ता, ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण पर्यवेक्षक, ऑप्शन सी है वित्त का एक आपातकालीन स्रोत और ऑप्शन डी है शोधकर्ता के विवेक के अनुसार। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिक्वायर्ड for a researcher since the number of things that can go wrong in research. ऑप्शन ए है flexibility and preservation, ऑप्शन बी है sympathetic supervisors, ऑप्शन सी है an emergency source of finance और ऑप्शन डी है as per discretion of the researcher। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। उसमें क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संभवता मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का प्रकार नहीं है? बाकी क्या है प्रकार है, इनमें से आपको एक बताना है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब गैर संभवता निदर्शन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए स्नोबॉल सैंपलिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीगत यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि मतलब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ऑप्शन सी है कोटा सैंपलिंग और ऑप्शन डी है सुविधा प्रतिदर्श विधि मतलब कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो बताइए इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का भाग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्त्रीगत यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ये क्या है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी का भाग नहीं है, जबकि ये क्या है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से रिलेटेड है मतलब संभवता प्रतिदर्श से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिदर्श आकार निर्धारण करने में निम्न में से कौन सहायक है? ऑप्शन ए निफ्टी 50 सूचकांक, ऑप्शन बी है कोकरन का नियम, ऑप्शन सी है तुसाद का नियम और ऑप्शन डी है स्पीयरमैन का नियम। तो बताइए जब हम सैंपल साइज डिटरमाइन करते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी कोकरन का नियम। कोकरन फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय श्रृंखला डेटा शामिल है। ऑप्शन ए कुछ समय के लिए, ऑप्शन बी एक समय पर, ऑप्शन सी एक समय और समय अवधि में दोनों का संयोजन और ऑप्शन डी है कारक विश्लेषण। तो बताइए
टाइम सीरीज डेटा कंप्राइजेस ऑफ। तो ये क्या होता है, ये कुछ समय के लिए शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रतिदर्श का डिजाइन और चयन हेतु निम्न में से क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, प्रतिदर्श का आकार बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन बी, घर के नजदीक होना चाहिए। ऑप्शन सी है आसानी से सुलभ होना चाहिए। और ऑप्शन डी है संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधि होना चाहिए। तो बताइए, एक जो सैम्पलिंग डिजाइन होती है वो किस पर आधारित होनी चाहिए। अगर आप सैंपल कोई चूज कर रहे हैं तो वो क्या करना चाहिए, वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधि होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी शोध समस्या के बेहतर परिणाम अनुमान के लिए। ऑप्शन ए, अत्यधिक डेटा अच्छा है। ऑप्शन बी है अत्यधिक एवं प्रासंगिक डेटा अच्छा है। ऑप्शन सी है परिकल्पना की अभिधारणा है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। फॉर बेटर रिजल्ट एस्टिमेटेड ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम, ऑप्शन ए है लार्ज डेटा इज गुड। ऑप्शन बी है लार्ज रेलिवेंट डेटा इज गुड। ऑप्शन सी है हाइपोथेसिस इज पोस्टुलेट। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या सही होगा इसका। तो आप जो भी डेटा ले वो लार्ज संख्या में ले, पर रेलिवेंट लें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डेटा ले लेंगे। रेलिवेंट डेटा जो आपके रिसर्च से रिलेटेड हो वही लेना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केस अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, यह शोध की एक महंगी पद्धति है। ऑप्शन बी, इसमें त्रुटि होने की बहुत संभावना होती है। ऑप्शन सी, यह मुख्यतः गुणात्मक होता है। और ऑप्शन डी, यह पूर्ण रूप से मात्रात्मक होता है। तो बताइए केस स्टडी किस टाइप की होती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा केस स्टडी के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये सही लिखा है, यह शोध की एक महंगी पद्धति है, ये सही दिया है। इसमें त्रुटि होने की बहुत संभावना होती है, ये भी सही लिखा है। यह मुख्यतः गुणात्मक होती है, ये भी सही है। यह पूर्ण रूप से मात्रात्मक होती है, ये क्या है, गलत है। ये पूरी तरह से क्वांटिटेटिव नहीं होती, ये क्या होती है, क्वालिटेटिव अधिक होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नमूने के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप से जाना जाता है। ऑप्शन ए, सांख्यिकी निष्कर्ष के रूप में। ऑप्शन बी, वर्णनात्मक आंकड़े। ऑप्शन सी, डेटा विश्लेषण और व्याख्या। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जनरलाइज conclusion on the basis of a sample is technically known as statistical inference, descriptive statistics, data analysis and interpretation, and all of the above। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, स्टैटिकल इन्फ्रेंस, सांख्यिकी निष्कर्ष के नाम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रायोगिक डिजाइन के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। 49 क्वेश्चन इसमें छूट गया है, तो ये मैं नेक्स्ट जो पेपर कराऊंगी उसमें ये वाला क्वेश्चन लेके आऊंगी। प्रायोगिक डिजाइन के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। द 3 बेसिस प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइनर। ऑप्शन ए, प्रतिस्थापन, यादृच्छिकीकरण और स्थानीय नियंत्रण। ऑप्शन बी है प्रतिस्थापन, प्रतिकृति और स्थानीय नियंत्रण। ऑप्शन सी दिया है प्रतिकृति, यादृच्छिकरण और प्रतिस्थापन। और ऑप्शन डी है प्रतिकृति, यादृच्छिकरण और स्थानीय नियंत्रण। तो बताइए प्रायोगिक डिजाइन के 3 बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं। सब्स्टिट्यूशन, रेंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल। इसको आप अरेंज करके बताइए कौन कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, रेप्लिकेशन होना चाहिए, रेंडमाइजेशन होना चाहिए और सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। प्रतिकृति, यादृच्छिकरण और प्रतिस्थापन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ
आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन कोई सजेशन देना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।